नमस्कार, आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल इजी कंसेप्ट्स क्लासेस में। मैं कुलदीप बीरवाल, लेक्चरर इन कॉमर्स, फिर से आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आ गया हूं जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो फ्यूचर में टीचर बनना चाहते हैं या फिर जो टीचर हैं अपनी टीचिंग को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसी का सेकेंड पार्ट मैं शुरू कर रहा हूं। पहली वीडियो में हमने जो है वो टीचिंग के बारे में समझा था, टीचिंग कौन कौन से पिलर्स के ऊपर खड़ी हुई है, क्या क्या ड्रॉबैक जो है वो हमें सामना करना पड़ता है, क्या क्या बैरियर्स हमारी जो है वो टीचिंग में आते हैं, क्या विशेषताएं टीचिंग की होती हैं। इस प्रकार की चीजों को हमने समझा था। हमने ये भी जान लिया था कि 4 ऐसी मेजर चीजें हैं, अगर वो मैं अपने बिहेवियर में ढाल लूं या उनको यूज करना शुरू कर दूं, दूसरे शब्दों में कहूं तो मैं एक प्रभावशाली अध्यापक बन सकता हूं। क्या वो 4 चीजें थी? उसमें सबसे पहला था प्रेजेंटेशन, कि प्रेजेंटेशन को मैं इंप्रूव कर सकता हूं। बार बार कक्ष में जाकर अध्यापन कार्य करके प्रेजेंटेशन दे देकर मैं अपनी प्रेजेंटेशन को जो है वो इंप्रूव कर सकता हूं। प्रेजेंटेशन का मतलब ये हो गया कि मैं इतनी आसानी से समझा दूं, बच्चा आसानी से उसको समझ ले। फिर मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल को सुधारना है, मेरा दूसरा पॉइंट। किस प्रकार से शब्दों का उच्चारण किया जाता है, किस प्रकार से कब वॉल्यूम को ऊपर किया जाता है, कब वॉल्यूम को नीचे किया जाता है। इतना तेज भी ना बोलूं कि जो सामने वाली रो है बच्चों की उनके कानों में तेज आवाज पहुंचे, और इतना स्लो भी ना बोलूं मैं कि लास्ट वाले 2 दिन बेंच के ऊपर मेरी आवाज पहुंच ही ना पाए। तो वो सारी की सारी चीजें हम कम्युनिकेशन स्किल में सीखते हैं। तो विशेष ट्रेनिंग नहीं है, हम दूसरे अध्यापकों को कि वो किस प्रकार से शब्दों को उच्चारित करते हैं, बड़ों के सामने कैसे बोलते हैं, छोटों के सामने कैसे बोलते हैं, शब्दों का चुनाव किस प्रकार से करते हैं, शब्द को उसको बढ़ाना, ये सेल्फ ट्रेनिंग हम कर सकते हैं इसको। फिर तीसरा हमारा उसमें पॉइंट था सब्जेक्ट की नॉलेज, जिसको हम कभी भी बढ़ा सकते हैं। अच्छी सब्जेक्ट की नॉलेज होगा तभी आप क्लास में सरवाइव कर पाएंगे। और हमारा चौथा जो पॉइंट था अपनी टीचिंग को इंप्रूव करने का, जिसको हम अगर शामिल कर लें हमारी टीचिंग जो है वो निखर जाएगी, एक इतनी प्रभावशाली टीचिंग बन जाएगी जिसको हम टीचिंग स्किल्स के नाम से जानते हैं, शिक्षण कौशल के नाम से जानते हैं। तो उसी से रिलेटेड अब हमारी जो है आगे आने वाली वीडियोस रहेंगी। उसी में पहला पार्ट आज मैं शुरू कर रहा हूं जिसका नाम है स्किल ऑफ प्रॉबिंग क्वेश्चंस, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, कि किस प्रकार से हम प्रश्न पूछ सकते हैं, कक्ष में कैसे पूछने चाहिए, कि अगर ये आंसर आ जाए तो क्या मेरा स्टेप रहेगा, वो आंसर आ जाए तो क्या मेरा स्टेप रहेगा। तो उसी से रिलेटेड आज की वीडियो रहेगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं अपने अध्यापन कार्य को प्रभावशाली कैसे बनाएं, उसको पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने टीचिंग स्किल्स, टीचिंग के बारे में कुछ व्यूज रखे हैं ताकि आप अपने टीचिंग को कैसे प्रभावशाली बनाएं उसको आसानी से समझ पाएं। तो आज हम सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं। काफ़ी बीच में लंबा गैप आ गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अब इस जो सीरीज़ मैंने शुरू की है इसको कंप्लीट जो है वो करके फिर अगला जो है वो कोई भी नया कंसेप्ट जो है मैं उठाने वाला हूँ। तो हमने जो है वो पिछले वीडियो में हमने समझ लिया था टीचिंग क्या होती है। टीचिंग स्किल्स का एक थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ कि शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से जो भी कक्षागत व्यवहार हेतु व्यू रचनाएं अपनाता है वे सभी जो है वो शिक्षण कौशल कहलाती हैं। कैसे प्रश्न पूछना है, कैसे बच्चों को मोटिवेट करना है, कैसे बच्चों का अट्रैक्शन जो है वो शिक्षण की तरफ खींचना है, किस प्रकार से क्लासरूम मैनेजमेंट हमें करना है, कैसे बोर्ड का हमें इफेक्टिवली यूज़ करना है, कैसे मुझे किसी भी टॉपिक की व्याख्या करनी है, वो कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं हमारी टीचिंग के अंदर। अगर हम उन चीज़ों को अपना लें, उन चीज़ों को अपने व्यवहार में डाल लें या अपने टीचिंग में इंक्लूड कर लें, शामिल कर लें, तो हम एज कम्पेयर टू नॉर्मल टीचर जो है वो ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा आसानी से अपनी बात जो है वो बच्चों को समझा सकते हैं। उससे हमारी मेहनत कम होगी और बच्चे भी आसानी से समझ पाएंगे। तो कम मेहनत में अच्छा रिजल्ट जो है वो निकालने में सहायक होते हैं हमारे टीचिंग स्किल्स। तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टीचिंग स्किल्स हैं हमारी जो मैं इसमें कवर करने वाला हूँ इस पूरी सीरीज में, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। स्किल ऑफ प्रॉबिंग क्वेश्चंस था इसके अंदर था हमारा स्टिमुलस वेरिएशन। तो इस प्रकार के जो है वो काफ़ी सारे जो है वो स्किल्स आपने देखी होंगी स्क्रीन पर।
मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं आप लोगों को। ये सभी के सभी स्किल्स जो हैं वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। आज हम करेंगे स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन, जिसको खोजपूर्ण प्रश्न कौशल कहते हैं। फिर स्टिमुलस वेरिएशन भी हम करेंगे, रेनफोर्समेंट, एक्सप्लेनिंग, इलस्ट्रेटिंग विद एग्जांपल्स हम करेंगे। चाकबोर्ड राइटिंग पे हम ये सीखेंगे, ये जानेंगे कि जो हमारा चाकबोर्ड होता है, जिसको हम ब्लैक बोर्ड बोलते हैं, असल में वो चाकबोर्ड होता है या फिर व्हाइट बोर्ड होगा, उसके ऊपर हमें किस प्रकार से जो है वो लिखना चाहिए, किस प्रकार की हमारी पोजीशन रहनी चाहिए, ताकि बच्चों की विजिबिलिटी जो बोर्ड पर हम लिख रहे हैं, बच्चे उसको पूर्ण रूप से अच्छे प्रकार से ज़्यादा उसको देख पाएं। और हम जो है वो क्लासरूम मैनेजमेंट भी हम सीखेंगे कि क्लास को, जो हमारा क्लासरूम होता है, उसको किस प्रकार से मैनेज किया जाता है। तो चलिए आज हम शुरू कर लेते हैं स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन, जिसको हम खोजपूर्ण प्रश्न कौशल या फिर प्रश्न कौशल भी लिख देते हैं। तो अर्थ जान लेते हैं। पाठ के विकास के लिए, मतलब पाठ को बढ़ाने के लिए, क्लास में जो हम शुरू करते हैं उसको आगे ले जाने के लिए कह सकते हैं, शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछता है और कई बार जब वे प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ रहते हैं, कौन रहते हैं? छात्र। तो सही उत्तर निकलवाने के लिए, सही उत्तर तक पहुंचाने के लिए शिक्षक जिन टेक्निक्स को इस्तेमाल करता है, जिन प्रश्नों की सहायता लेता है, उन्हें हम खोजपूर्ण प्रश्न कहते हैं। फिर से दोहराता हूं, बहुत ही आसान है और सिर्फ समझने की आवश्यकता है, समझकर फिर अपने व्यवहार में ढालने की आवश्यकता है। पाठ के विकास के लिए शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछता है। आप शिक्षक हैं, आप भी प्रश्न पूछते हैं। जैसे मान लो 5 मिनट मैंने पढ़ाया, किसी भी चीज़ का अर्थ मैंने समझाया, फिर हम बच्चों से प्रश्न हम पूछते हैं, अच्छा बच्चों बताइए इसको क्या कहते हैं, जो भी मैंने पढ़ाया। तो ऐसे प्रश्न पूछता है। और कई बार जब वे प्रश्न देने में असमर्थ रहते हैं, छात्र प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हो जाते हैं, तो सही उत्तर निकलवाने के लिए शिक्षक जिन प्रश्नों की सहायता लेता है, हम उन्हें खोजपूर्ण प्रश्न कहते हैं। प्रश्न पूछने के उद्देश्य, एम्स ऑफ क्वेश्चनिंग, क्या उद्देश्य होते हैं जब हम प्रश्न पूछते हैं? तो कुछ सिलेक्टेड से मैं ऐसे पॉइंट लेके आया हूं जो इस बात को जस्टिफाई कर पाएंगे कि हम प्रश्न असल में क्लास में क्यों पूछते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट, छात्रों का ध्यान पाठ्य पुस्तक की ओर आकर्षित करने के लिए हम प्रश्न पूछते हैं कि क्लास में बच्चे का ध्यान इधर उधर भटक गया हो, तो एकदम जब हम क्वेश्चनिंग जो है वो शुरू करते हैं, तो बच्चे का ध्यान जो है वो वापस क्लास में आ जाता है। फिर छात्रों में रुचि और जिज्ञासा जागृत करने के लिए जब प्रश्न हम पूछते हैं, तो ऑटोमेटिकली अगर हमारे से भी कोई प्रश्न पूछे तो एक जिज्ञासा सी उत्पन्न होती है। हम अपने विचारों को जो है वो यूज करके फिर उस प्रश्न का उत्तर देने के जो है वो प्रयास करते हैं। फिर पुराने ज्ञान का नवीन ज्ञान के साथ संबंध जोड़ने का भी प्रयास करते हैं। बच्चा जो चीज़ जानता है और जो आज उसने कक्षा में सीखा है, उन दोनों चीज़ों को वो यूज करके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करता है। फिर शिक्षण के समय छात्रों के मस्तिष्क को क्रियाशील रखने के लिए भी जो है वो हम प्रश्न पूछते हैं, ताकि दिमाग जो है वो उसका कक्ष में ही बना रहे। छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करने के लिए भी हम करते हैं। छात्रों को मानसिक विकास में सहयोग देने का भी कार्य जो है वो प्रश्न करते हैं। छात्रों को अपने ज्ञान और कौशल के प्रयोग एवं प्रदर्शन करने का अवसर भी प्रदान करते हैं। एक तरह से पहल करने की जो चेष्टा होती है, या बच्चा जो है वो अपनी इन्वॉल्वमेंट जो है वो क्लास में दिखाना चाहता है, तो उसको भी उसका प्रदर्शन दिखाने का अवसर भी जो है वो प्रश्न प्रदान करते हैं। पाठ की पुनरावृत्ति में भी सहयोग करते हैं। पाठ के अंत में जो है प्रश्न उत्तर कर लेते हैं, तो वो पुनरावृत्ति कहलाती है हमारी। शिक्षण में छात्रों की भागीदारी बढ़ाने के लिए जो है वो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, शिक्षण में छात्रों की भागीदारी अगर हम कर लें तो फिर पढ़ना, पढ़ाना, समझना, जानना सब कुछ आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर शिक्षक छात्रों की भागीदारी अपने पढ़ाने के दौरान उनकी कर लेता है, तो एकदम मानसिक रूप से वो जो है बच्चे क्लास के साथ जुड़े रहेंगे, उनका ध्यान जो है वो इधर उधर नहीं भटकेगा। और छात्रों की व्यक्तिगत कठिनाई और कमजोरियों का पता लगाने के लिए भी हम प्रश्न उत्तरों का प्रयोग कर सकते हैं कि व्यक्तिगत क्या कठिनाई हो सकती है, क्या बच्चा प्रश्न को सही प्रकार से समझ पाता है, क्या भाषाई रूप से कोई कठिनाई तो नहीं है, उसकी कोई कमजोरियां हो, उसकी बोलने से संबंधित कमजोरी हो सकती है। जैसे हमने प्रश्न पूछा और वो उत्तर बेशक चाहे उसको आता है, लेकिन वो बोल नहीं पाता। उनको बहुत बार हमने देखा है बच्चा लिखता बहुत अच्छा है, लेकिन जब हम ओरल टेस्ट जब हम लेते हैं तो बच्चा अक्सर गड़बड़ा जाता है। तो वो भी कमियां हमें पता लग जाए तो हम समय से जो है वो उन कमियों का सुधार हम कर सकते हैं। तो ये कुछ उद्देश्य हैं, कुछ मुख्य रूप से मैंने जो है वो छाटे थे। तो जब भी हम कक्षा में प्रश्न पूछते हैं, तो क्या आप जानते हैं बच्चा कितने प्रकार के उत्तर दे सकता है? अगर नहीं जानते हैं तो आप बिल्कुल सही स्थान पर है। आज मैं आपको बता देता हूं
कि जब भी हम कक्षा में प्रश्न पूछते हैं तो बच्चा 4 प्रकार के आंसर देता है। कौन से हैं वो 4 प्रकार? सबसे पहला, सही उत्तर देता है, ये आप जानते थे। दूसरा, आधा अधूरा आंसर। तीसरा, गलत आंसर, उत्तर गलत दे देता है। और चौथा, जवाब नहीं देता। तो जब भी हम प्रश्न पूछते हैं तो हमारे पास में यही 4 ऑप्शन के रूप में बच्चा जो है वो आंसर देता है। या तो बिल्कुल सही आंसर देगा, या फिर आधा अधूरा आंसर देगा, या फिर गलत देगा, और या फिर बिल्कुल जवाब नहीं देता है। तो आप लोग क्या करते हैं, या हम क्या करते हैं, बच्चे का आधा अधूरा जवाब देने पर, गलत जवाब देने पर, या फिर जवाब ना देने पर हम उसको उत्तर बता देते हैं। जिससे क्या होता है, जो नॉलेज उसको होनी चाहिए वो लंबे समय तक नहीं जा पाती, वो टेम्परेरी नॉलेज रह जाती है। तो एक अच्छा अध्यापक, एक प्रभावशाली अध्यापक कभी भी अपने द्वारा पूछे गए प्रश्न पर, खासकर जब वो किसी कंसेप्ट को समझा चुका होता है, वो बच्चे को आंसर नहीं देता। जब वो प्रश्न पूछता है उसका उत्तरदायित्व क्या रहता है, या प्रभावशाली शिक्षण का एक महत्वपूर्ण यहाँ पर क्या रहता है कि जब बच्चा जवाब ना दे तो मुझे उसको यहाँ सही आंसर पर किस प्रकार से लेकर जाना है, गलत दिए हुए आंसर को सही पर किस प्रकार से लेकर जाना है, और आधा अधूरा जो आंसर दिया है उसको सही के ऊपर किस प्रकार से लेकर जाना है। ये एक अध्यापक को ये कला, ये कौशल आना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि सही उत्तर ना देने पर, जवाब गलत देने पर, चौथे पॉइंट वाले को फर्स्ट पर मुझे कैसे लेकर जाना है। गलत उत्तर दिया तो सही कैसे करना है उसको, या आधा अधूरा उसने आंसर दे दिया है बच्चे ने तो उसको सही पर किस प्रकार से लेकर जाना है। तो चलिए जान लेते हैं। तो चलिए अब हम आ जाते हैं अपने मुख्य पॉइंट के ऊपर, स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस। तो सबसे पहले जो मेन मुख्य जो इसके घटक हैं, जिनको हम अंग्रेजी में कंपोनेंट्स कहते हैं, मैं उनको समझा देता हूँ एक ही उदाहरण के साथ में। फिर इसके बाद में मैं आपको एक लेसन प्लान दिखा दूंगा कि किस प्रकार से प्रोबिंग क्वेश्चन का लेसन प्लान तैयार किया जाता है। उदाहरण के साथ मैं यहीं पर समझा दूंगा आपको, क्योंकि यहाँ पर आपको कंपोनेंट टू कंपोनेंट में समझाने वाला हूँ। और जो लेसन प्लान दिखाऊंगा वो बनाया हुआ है, मैंने टाइप किया हुआ है, वो मैं आपको दिखा दूंगा किस प्रकार से इसको डिज़ाइन किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमारा कंपोनेंट आ जाता है प्रॉम्प्टिंग, जिसको हम हिंदी में संकेत कहते हैं। हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और मान लीजिए 5 मिनट 10 मिनट जैसा भी है एक्सप्लेन कर दिया मैंने किसी टॉपिक को। फिर उसके बाद में मैं बच्चों से प्रश्न पूछता हूँ, मतलब अगले टॉपिक पे जाने से पहले मैं ये जान लूँ कि क्या बच्चे जो टॉपिक मैंने अभी समझाया है वो कितना समझ पाए हैं। उसके लिए मैं प्रश्न पूछता हूँ। अभी तक हम जान चुके हैं कि जब हम प्रश्न पूछते हैं तो बच्चा 4 प्रकार के जो है वो उत्तर देता है। बिल्कुल सही उत्तर देता है, आधा अधूरा उत्तर देता है, गलत देता है, या बिल्कुल भी नहीं देता है। तो मेरा उद्देश्य क्या था, हम जान लिया कि हमें बिल्कुल सही उत्तर के ऊपर जाना है। मैं ये नहीं समझ सकता, मैं ये नहीं कभी भी मानूंगा कि जितना मैंने पढ़ाया है उसको बच्चा ना समझ पाया हो। तो मैं क्या कोशिश करता हूं कि उसको आधे अधूरे, गलत या बिल्कुल नहीं आंसर देने वाली कंडीशन को मैं सही आंसर के ऊपर लेके जाता हूं। उसके लिए मैं क्या करता हूं, कोई भी प्रश्न जब मैं पूछता हूं तो उससे रिलेटेड फिर मैं संकेत देता हूं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण ले लेते हैं, मान लो हम जनसंख्या पढ़ा रहे थे। इकोनॉमिक्स के अंदर एक बड़ा अच्छा टॉपिक है पॉपुलेशन का। तो मान लीजिए हम वो पढ़ा रहे हैं, एसएस में भी आता है। तो मान लीजिए हम वो पढ़ा रहे हैं और मैंने जो है वो जनसंख्या का अर्थ मैंने समझा दिया, भारत की पोजीशन मैंने बता दी कि कौन से नंबर पे आता है, इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार से मैंने पढ़ाई, और मैंने जब पढ़ाने के बाद में प्रश्न पूछा कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो मान लीजिए बच्चों ने आंसर दिया 3। तो मैं उनको क्या करूंगा, मैं उनको संकेत दूंगा, नहीं बच्चे तीसरे नंबर पे तो जो है वो कनाडा है। उदाहरण दे रहा हूं, सिर्फ सही गलत नहीं बता रहा। तो तीसरे नंबर पे मान लीजिए मैंने कहा कि कनाडा है। तो एक तरह से बाकी जो क्लास में बच्चे बैठे हैं उनको ये पता चल गया कि तीसरी पोजीशन तो है नहीं। ठीक है, तो फिर बच्चा, कोई भी बच्चा क्लास में से जो है वो खड़ा होकर बोलता है, या वही बच्चा बोल देता है सर प्रथम स्थान पर है, तो फिर मैं कह दूंगा नहीं बच्चे, प्रथम स्थान पर तो चाइना है। तो फिर जो है वो मैं क्या कर रहा हूँ, एक तरह से संकेत दे रहा हूँ
कि पहले स्थान पर भी नहीं है और तीसरे स्थान पर भी नहीं है। ठीक है, तो एक तरह से मैं संकेत दे रहा हूँ उसको कि उसको सही उत्तर की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ, और बच्चा जो है वो कुछ ही समय के बाद में सही आंसर दे देगा और उसको हमेशा वो प्रश्न का उत्तर याद रहेगा, और बाकी जो कक्षा में बच्चे बैठे हुए हैं उनको भी जो है वो प्रश्न का उत्तर जो है वो कभी नहीं भूलने वाला है। तो प्रॉम्प्टिंग संकेत देना, संकेत देकर सही उत्तर की तरफ लेकर जाना प्रॉम्प्टिंग कहलाता है। फिर सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन दूसरा मेरा कंपोनेंट होता है कि उसी प्रकार से यही वाला उदाहरण ले लेते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से जो है वो भारत कौन से स्थान पर है, और इसका आंसर जानने के बावजूद बच्चे ये भी जान गए कि प्रथम स्थान पर कौन सा देश है और तीसरे स्थान पर कौन सा देश है। तो एक जो जानकारी सिर्फ ये लेनी थी कि भारत जनसंख्या की दृष्टि से कौन से स्थान पर है, साथ ही साथ बच्चों को ये भी याद हो गया कि प्रथम स्थान पर कौन सा है और तृतीय स्थान पर कौन सा है। तो पहली तीनों पोजीशन जो है वो बच्चों को याद हो गई। सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन, और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए जाना। फिर रीडायरेक्टिंग, हमारे पास में 2 पॉइंट होते हैं एक जैसे ही, रीडायरेक्टिंग और रीफोकसिंग। रीडायरेक्टिंग हम उस कंडीशन में करते हैं जब बच्चा प्रश्न को ना समझ पाया हो और हम कहते हैं ठीक है मैं प्रश्न को फिर से दोहराता हूं। मतलब बच्चा प्रश्न को समझ नहीं पाया और उसने प्रश्न से बिल्कुल भी जुड़ा हुआ आंसर नहीं दिया, तो हम क्या करते हैं, हम उस प्रश्न को फिर से दोहरा देते हैं। ये नहीं समझते कि बच्चा प्रश्न के उत्तर को नहीं जानता, हम ये मान लेते हैं कि बच्चा प्रश्न को नहीं समझ पाया। तो ऐसी कंडीशन में हम प्रश्न को दोहरा देते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद में जो रीफोकसिंग जो चौथा पॉइंट है वो इसके बिल्कुल जस्ट इसके जैसा ही है। हमने मान लो प्रश्न पूछा कि जनसंख्या के दृष्टि से, एक ही उदाहरण से सभी उदाहरण में आपको सभी पॉइंट समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि हमने ये पूछा कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। बच्चों ने आंसर दिया सर चाइना, और हमने जो है वो चाइना के बारे में बताना शुरू कर दिया कि पिछले शुरू से ही चाइना जो है वो नंबर 1 पे रहा है। हर प्रोडक्शन में चाइना जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो प्रोडक्शन करता है, टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है। इसके साथ साथ जो है वो और भी देश हैं जैसे कि चाइना हो गया, कोरिया हो गया, इटली हो गया, फ्रांस हो गया, ये सभी भी टेक्नोलॉजी के मामले में तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत भी जो है वो टेक्नोलॉजी के मामले में खूब तेजी से जो है वो अपना विकास कर रहा है। क्या हमें अपने पूछे गए प्रश्न का उत्तर यहां से मिला? नहीं मिला। क्या हुआ कि हम उस प्रश्न को पूछते पूछते जो है वो काफी आगे निकल गए। ठीक है, तो अब रीफोकसिंग, केंद्रीयकरण करना, जहां पर मुझे एक्चुअल में होना चाहिए था। जैसे पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे टीचर जो है वो किसी एक बिंदु के ऊपर जो है वो क्लिक कर रहा है। अच्छा बच्चों, अब हमने चाइना और टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत बातें कर ली। मैंने आप लोगों से ही पूछा था कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत कौन से स्थान पर है। वापस आ गए हम टॉपिक के ऊपर। इसको बोलते हैं हम रीफोकसिंग, फिर से केंद्रीयकरण करना, फोकस करना किसी चीज के ऊपर। होता है अक्सर हम प्रश्न पूछते हैं और ज्यादा फर्दर जानकारियां निकलने शुरू हो जाती हैं पॉइंट नंबर 2 के हिसाब से या उसकी तरह से। तो हम ये नहीं है कि उस टॉपिक को बीच में छोड़ दें। हम बच्चों के, हमारा उद्देश्य ही बच्चों के लिए और अधिक जानकारियां जो है वो प्रोवाइड करना है। तो हम पूरी जानकारी जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं जितना कि हम जानते हैं, और फिर रीफोकसिंग करके वापस अपने प्रश्न पर आ जाते हैं। हमारा लास्ट पॉइंट है इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हम प्रश्न पूछते हैं, हमने प्रश्न पूछा कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत कौन से स्थान पर है, और बच्चे ने आंसर दे दिया सर दूसरे स्थान पर। क्या आंसर ठीक था? हाँ बिल्कुल ठीक था। लेकिन क्या हम ये जान ले क्या वाकई में ही बच्चे ने अपनी या टीचर के द्वारा दी गई जानकारी के हिसाब से आंसर दिया है या एक तुक्का सा मार लिया? ठीक है, तुक्का अगर लगा होगा तो वो उस जानकारी को लंबे समय तक अपने पास नहीं रख पाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम क्रिटिकल अवेयरनेस चेक करते हैं उसकी। अरे दूसरे स्थान पर कैसे है? अभी तो मैंने पढ़ाया था कि भारत जनसंख्या की दृष्टि से तो तीसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर तो पाकिस्तान है। तो बच्चा अगर कंफ्यूज हो जाता है वहां पर, तो हम ये मान लेंगे कि बच्चे ने दी गई जानकारी के अकॉर्डिंग आंसर नहीं दिया, उसके जस्ट मुंह से निकल गया या तुक्का लगाया उसने। लेकिन अगर बच्चा यही कहता है नहीं सर अभी आपने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि भारत जनसंख्या की दृष्टि से जो है वो विश्व में दूसरे स्थान पर आता है, तो हम फिर मान लेंगे कि हाँ बच्चे को वाकई में ही उस विषय को अच्छे से समझ लिया या बहुत अच्छी उसको जानकारी है।
अब मैं आपको जो है वो, मेरे ख्याल से ये पांचों पॉइंट समझ में आ गए होंगे, बहुत ही आसान है। मेन मुद्दा ये है कि हम इन पांचों पॉइंट्स को जो है वो अपने टीचिंग के अंदर जो है वो शामिल करें। जब भी हम प्रश्न पूछें तो बच्चा आंसर ना दे तो हम प्रॉम्प्टिंग कर सकते हैं, आंसर देने पर और ज़्यादा उसी टॉपिक के ऊपर, उसी विषय के ऊपर जानकारी दे सकते हैं। जैसे कि बच्चे से प्रश्न पूछा कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत कौन से स्थान पर है, बच्चों ने आंसर दे दिया दूसरे स्थान पर है। क्या बता सकते हैं बच्चों की प्रथम स्थान पर कौन से है, कौन सा देश है, या पांचवें स्थान पर कौन सा है, या भारत जो है वो और किन किन चीज़ों पर जो है वो विश्व में अग्रणी देशों के अंदर शामिल है। कुछ इस प्रकार की जानकारी जो है वो सेकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन में आ जाती है। रीडायरेक्टिंग हम जब करते हैं जब हमें ये लगता है कि बच्चा असल में प्रश्न को समझ ही नहीं पाया, तो हम फिर से प्रश्न को दोहराते हैं, जिसको कि निर्देशन कहते हैं, रीडायरेक्टिंग कहते हैं। रीफोकसिंग वो होता है जब हम प्रश्न पूछते हैं और हम प्रश्न पूछते पूछते काफी दूर निकल जाते हैं और हम उस प्रश्न को छोड़कर नई जानकारियों में घुस जाते हैं, तो फिर हम फिर से जब दोहराते हैं, ठीक है बच्चों हमने ये जान लिया, अब मुझे ये बताइए कि जो भी प्रश्न रहा हो। रीफोकसिंग। इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस में ये होता है बच्चा जब सही जानकारी दे देता है उसके बावजूद हम उसको जो है वो क्रिटिकली चेक करते हैं, क्या वाकई में बच्चा जानकारी रखता है या उसने तुक्का या फिर वैसे ही गैस करके जो उसका आंसर दे दिया, तो क्रिटिकल अवेयरनेस होती है। हम हर प्रश्न के ऊपर ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सही आंसर देने पर प्रॉम्प्टिंग की मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन पे जा सकता हूँ। रीडायरेक्टिंग की मुझे आवश्यकता नहीं है जब बच्चा सही आंसर देता है। रीफोकसिंग की आवश्यकता नहीं है जब बच्चा सही आंसर देता है। तो सही आंसर देने पर पॉइंट नंबर 2 सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन, पॉइंट नंबर 5 इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस मैं अप्लाई कर सकता हूं। बच्चा आधा अधूरा आंसर देता है, मैं प्रॉम्प्टिंग कर सकता हूं, मैं रीडायरेक्टिंग कर सकता हूं। ये 2 पॉइंट जो है वो परफेक्टली फिट हो जाएंगे। जब बच्चा अधूरा गलत आंसर देता है, प्रॉम्प्टिंग कर सकता हूं, रीडायरेक्टिंग कर सकता हूं, मैं क्रिटिकल अवेयरनेस भी उसके ऊपर अप्लाई कर सकता हूं गलत के ऊपर। बच्चा बिल्कुल भी नहीं बोलता तो प्रॉम्प्टिंग हम कर सकते हैं, रीडायरेक्टिंग हम कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट जो है वो हर प्रकार के दिए गए उत्तर, सही गलत आधा अधूरा बिल्कुल भी नहीं, सभी के सभी पॉइंट्स हम किसी न किसी प्रकार से कर सकते हैं। ये तो अकॉर्डिंग टू क्लास में किस प्रकार की सिचुएशन जनरेट होती है तो हम कर सकते हैं। अब हम सोचें, कई बारी जो है वो जो ट्रेनर्स होते हैं, बीएड के स्टूडेंट होते हैं या जो डीएड के स्टूडेंट होते हैं, डीएलएड के स्टूडेंट होते हैं, वो कई बारी ये कहते हैं कि जब आंसर दिए जा रहा है बच्चा तो हम फिर रीडायरेक्टिंग या रीफोकसिंग या प्रॉम्प्टिंग तो हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसमें जब सही आंसर दे रहा है तो हम उसमें इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस तो हम कर सकते हैं, सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन तो हम कर सकते हैं। सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन करते हुए या क्रिटिकल अवेयरनेस करते हुए हम प्रॉम्प्टिंग दिखा सकते हैं, हम रीडायरेक्टिंग कर सकते हैं उसी के अंदर, हम रीफोकसिंग भी कर सकते हैं उसके अंदर कर। तो ऐसा नहीं है, ये चीज है कि इन पांचों पॉइंट को मैं कितने अच्छे ढंग से समझ पाता हूं उससे डिपेंड करेगा कि मैं कितना अच्छा स्किल ऑफ प्रॉबिंग क्वेश्चन जब क्लास में मैं पढ़ाऊंगा उसको यूज पर करूंगा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसका जो है वो स्किल ऑफ प्रॉबिंग क्वेश्चन का लेसन प्लान हम किस प्रकार से बनाते हैं। तो इस प्रकार से मैं आपको दिखा रहा हूं कि सूक्ष्म पाठ योजना जो होती है खोजपूर्ण प्रश्न कौशल की, वो किस प्रकार बनाई जाती है। हिंदी मीडियम में मैंने बनाई है, इसी के अकॉर्डिंग आप इंग्लिश मीडियम में भी बना सकते हैं, सिर्फ कंसेप्ट बदलने की आवश्यकता है। जो कौन सा कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ। सबसे ऊपर हम लिखेंगे सूक्ष्म पाठ योजना। तो सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, पाठ योजना जो कक्ष में जाने से पहले जो पाठ पढ़ाने की योजना हम बना रहे हैं, जाने से पहले की बात है, इसी चीज को फोकस रखना है। जाने के बाद या ऑन द पढ़ाते पढ़ाते जो है वो एट ए टाइम जो है हम इसको योजना को नहीं बना सकते, हमें इसको कक्ष में जाने से पहले जो है वो प्लानिंग करनी है। तो प्लानिंग का मतलब ये होता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। सब्जेक्ट मैंने कॉमर्स का बनाया है तो वाणिज्य। यहाँ पर अनुकर्मा का अपना रोल नंबर लिखेंगे, मान लीजिए 22 है तो 22। जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा तलपट यानी कि ट्रायल बैलेंस। कक्षा 11वीं के लिए मैंने बनाया है। तिथि जो भी जिस भी तिथि को आप परफॉर्म करना चाहे वो तिथि डालिएगा और अवधि हमारी आ जाएगी 6 मिनट। कई जगह पर 6 से 10 मिनट भी लिखा होता है इस पर, तो आप लिख सकते हैं दोनों 6 से 10 मिनट। ऊपर फिर कौशल का नाम लिखेंगे, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। 2 कॉलम का हम जो है वो टेबल बनाएंगे। एक में लिखेंगे हम छात्र अध्यापक या छात्राध्यापक, जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं आप। मैंने छात्र अध्यापक लिखा और एक तरफ लिखेंगे हम छात्र का नाम,
सॉरी छात्र का नाम नहीं, छात्र। प्रश्न खोजपूर्ण प्रश्न कौशल है तो प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर इसी प्रकार के फॉर्मेट चलेगी, इसके अलावा कोई नहीं चलेगी। एक चीज आपको खास ध्यान रखनी है, शायद कोई अध्यापक बताए या ना बताए, मैं आपको बता देता हूं, जब हम खोजपूर्ण प्रश्न कौशल करते हैं तो उसमें प्रश्न का उत्तर नहीं आने पर हम कभी भी उस प्रश्न का उत्तर नहीं बताएंगे। अधिकतर स्टूडेंट जो हैं वो बीएड, जेबीटी या एमएड जो भी है, जिस भी कक्षा का है, वो क्या करते हैं, प्रश्न का उत्तर ना आने पर वेट करके खुद ही उसका आंसर देना शुरू कर देते हैं। नहीं, अगर आप खुद उसका आंसर दे रहे हैं तो फिर आप ना तो प्रॉम्प्टिंग यूज कर रहे हैं, ना फिर रीडायरेक्टिंग, रिफोकसिंग आप नहीं कर पा रहे हैं प्रभावशाली ढंग से, या फिर आपने अपनी टीचिंग के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि जो 5-10 मिनट मैंने पढ़ाया था उसको बच्चा समझ ही नहीं पाया। बच्चा क्या समझ नहीं पाया, आप इफेक्टिव रूप से जो है वो टीचिंग नहीं कर पाए, इसलिए तो बच्चा नहीं समझ पाया। तो कभी भी खोजपूर्ण प्रश्न कौशल में एक्सप्लेनिंग वाली स्किल को ना घुसाएं। इसके अंदर तो प्रश्न बोलना है आपने और उसका उत्तर निकलवाना है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार के फॉर्मेट से बनाया जाता है। कई बार अध्यापक इसके अंदर ही जो वो घटक लिखवा देता है, जैसे यहां पर लिखवा दिया कि यहां पर मुझे जो है वो प्रॉम्प्टिंग यूज करना है, इस प्रकार से लिखवा देते हैं प्रॉम्प्टिंग, PROMPTING, प्रॉम्प्टिंग यूज करना है यहाँ पर, जो कि एक सही तरीका जो है वो नहीं नजर आता। आपको क्या पता कि इस प्रश्न के उत्तर में ही आपको प्रॉम्प्टिंग यूज करना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ पर हम सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए चले जाएं, या क्रिटिकल अवेयरनेस यहाँ पर चेक करने पर जाए, हो सकता है रीडायरेक्टिंग हो सकता है रिफोकसिंग हो, तो यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जब हम कक्ष में जाएंगे, जैसी सिचुएशन आएगी, मान लीजिए हमने सबसे पहला प्रश्न पूछा कि तलपट किसे कहते हैं और बच्चे ने आंसर दे दिया सामान्यतः वर्ष के समाप्ति पर, मतलब ठीक ठाक आंसर दे दिया, तो आप क्या करेंगे, प्रॉम्प्टिंग करेंगे क्या? वहां पर नहीं करेंगे। ठीक आंसर देने पर आप क्या कर सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसके ऊपर आप 2 पॉइंट अप्लाई कर सकते हैं। एक तो सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन में जा सकते हैं, हाँ बिल्कुल सही आंसर दिया, इसके साथ साथ हम ये भी कर सकते हैं, इसके साथ साथ हम वो भी कर सकते हैं, और 2 जानकारियां इकट्ठी दे दी। या फिर हम क्रिटिकल अवेयरनेस के अंदर जा सकते हैं। अच्छा, तलपट्टी से कहते हैं, मैंने तो सुना था कि बैलेंस शीट कहते हैं इसको। किसी भी प्रकार से मतलब करना क्या है कि हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं बच्चे को, जो बच्चे ने आंसर दिया है उसके कॉन्फिडेंस को वहां पर चेक कर रहे हैं कि तुक्का तो नहीं लगा दिया या गैस तो नहीं कर दिया वहां पर आंसर को, ठीक है। फिर हम प्रश्न का उत्तर ले लेंगे, जो भी हमें यहाँ पर कंपोनेंट यूज करना है हम कर लेंगे। अगला प्रश्न अगला प्रश्न कर देंगे कक्षा में। सामान्यतः खाता बही से तलपट तैयार करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चा आंसर नहीं देता तो हम प्रॉम्प्टिंग करेंगे, रीडायरेक्टिंग करेंगे। आधा अधूरा दे देता है तो फिर हम प्रॉम्प्टिंग करेंगे, रीडायरेक्टिंग करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से तो हमें बनावट तो लेसन प्लान की इसी प्रकार की रखनी है जैसी आपको यहां पर जो है वो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। बनावट तो यही रहेगी, यानी कि परफॉर्मा जो है ये सूक्ष्म पाठ योजना का, खासकर खोजपूर्ण प्रश्न कौशल का इसी प्रकार का रहेगा। इसमें कुछ चेंजेस करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वो तो ऑन द स्पॉट की बात है कि जरूरी नहीं है तीसरे प्रश्न के ऊपर कोई प्रॉम्प्टिंग यूज हो जाए, हो सकता है पहले पे ही हो जाए, हो सकता है चौथे 5वें प्रश्न पे हो, ठीक है। हमें मेन ध्यान क्या रखना है, हमें जब लेसन प्लान बनाना है तो हमें क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर इसी फॉर्मेट में ही रखना है। सभी प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं, कहीं पर भी ये नहीं लिखना है छात्र ने सही आंसर दिया या छात्र ने गलत दे दिया या प्रॉम्प्टिंग यूज की या ये यूज किया। कैसे आप पहले से ही कैसे डिसाइड कर सकते हो कि इस प्रश्न का उत्तर बच्चा गलत ही देगा? कभी भी नहीं कर सकते। हम हमेशा ही जब प्लानिंग करेंगे तो हमेशा ये मान के चलेंगे कि बच्चा प्रश्न का आंसर देगा, तभी तो हम पॉजिटिव रहेंगे अपने टीचिंग के प्रति। आप पहले से ही सोच के चल रहे हैं कि बच्चा उसका आंसर नहीं देगा उस प्रश्न का, इसका मतलब तो आपने वो वाला टॉपिक ढंग से नहीं समझाया। सिचुएशनली किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी तब हम डिसाइड करेंगे। हमें आने 5 के 5 घटक अच्छे प्रकार से चाहिए हर कंडीशन में, ठीक है। तो प्रश्न उत्तर ऐसे चलेगा और लास्ट में हम पर्यवेक्षण अनुसूची बना देंगे जिसके अंदर हमारी जो है वो मेजरमेंट हो जाएगी, हमने किस प्रकार की टीचिंग की है। ये इस वाले टेबल के अंदर ये सबसे जरूरी टेबल है। हर सूक्ष्म पाठ के अंदर ये टेबल बदलती चली जाएगी। जैसे जैसे आगे मैं इस टॉपिक को बढ़ाऊंगा आप देखेंगे वीडियो दर वीडियो जो है ना आपको ये चीजें और ज्यादा क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। देखिए हमारे पास में जब मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हमारी टीचिंग की प्रभावशीलता को जांचने के लिए हमारे पास में 3 मेथड है। एक तो है फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस जो मैं आपको करवाऊंगा बाद में,
उसके द्वारा हमें पता चलेगा हमने टीचिंग कैसे की थी। ठीक है, और हमारे पास में दूसरा ये तरीका होता है माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण। इसके द्वारा अभी अब मान लो मैं करता हूं, उसके बाद में यहां से मुझे ये पता चलेगा कि मैंने कहां कमी छोड़ दी। प्रॉम्प्टिंग किस लेवल की थी, मान लो टीचर ने यहां पर मार्क्स कर दिया 2, सर्कल लगाएगा वो टीचर, मैं नहीं लगा पा रहा यहाँ पे, तो मैंने रेड कलर कर दिया, 2 पॉइंट पे कर देगा वो कि आपने दूसरे लेवल की है, जबकि मुझे जाना कहां पर है, 5वें लेवल पर जाना है। ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर देता हूं इसको, 5वें पर जाना है। सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन कैसे की मैंने, 4थे लेवल की, मतलब मैंने यहां तक पहुंच गया, जाना मुझे 5वें तक है। खराब, बहुत खराब, खराब, वेरी पुअर, पुअर, एवरेज, गुड, वेरी गुड, तो मैंने वेरी गुड पे जाना है 5वें पॉइंट का। रीडायरेक्टिंग कैसे की, टीचर ऐसे करके मुझे दे देगा। रीफोकसिंग मैंने की, ऐसे कर देगा। मान लो इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस मैंने की ही नहीं है, तो टीचर यहाँ पे नहीं पे उसको टिक कर देगा, क्योंकि रेटिंग तो नहीं कर सकते जो चीज़ मैंने नहीं की है। तो कुछ इस प्रकार की जो है वो रेटिंग मुझे जो है वो मिल जाएगी। आप इस टेबल से ही अपने 6 से लेकर 10 मिनट के दौरान जो आपने सूक्ष्म पाठ योजना जो आपने प्रेजेंट की है, उसको इस टेबल से आप समझ सकते हैं। प्रॉम्प्टिंग की, हाँ की, किस लेवल की, दूसरे लेवल की, मतलब पुअर लेवल की मैंने की है। वेरी पुअर, पुअर, एवरेज, गुड, वेरी गुड। सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन कैसी रही, गुड रही। रीडायरेक्शन कैसे किया मैंने, बहुत अच्छा किया, तो इसके ऊपर मुझे काम करने की आवश्यकता नहीं है, जब मैंने बहुत अच्छा किया। रीफोकसिंग कैसे की, बहुत ही बेकार की, और इनक्रीजिकल क्रिटिकल अवेयरनेस की नहीं की। तो इसका मतलब मेरी अच्छे प्रकार से खोजपूर्ण प्रश्न कौशल की प्रैक्टिस नहीं हुई है। एक चीज और ध्यान में रखने वाली बात है, जिसको अक्सर बच्चा जो है वो जो टीचर ट्रेनर है, जो बीएड कर रहा है, डीएड कर रहा है या डीलेड कर रहा है, एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है, जब हम माइक्रो टीचिंग करते हैं, जब हम सूक्ष्म पाठ की प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारा उद्देश्य अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को सुधारना होता है, ना कि बच्चे की जानकारी बढ़ाना। ठीक है, आपको अपनी इंप्रूवमेंट करने के लिए सूक्ष्म पाठों की प्रैक्टिस करनी होती है, ना कि बच्चे की जानकारी बढ़ाने के लिए। बच्चे की जानकारी कब बढ़ेगी वो हम बाद में इस चीज के ऊपर चर्चा करेंगे। फिलहाल तो हमें यही जानना है कि जो भी जितने भी कौशल मुझे सीखने हैं 6-7, वो सिर्फ मेरे लिए हैं, अध्यापक के लिए हैं, अध्यापक के इंप्रूवमेंट के लिए हैं, बच्चे की जानकारी बढ़ाने के लिए नहीं है। जैसे कि आज हमने किया खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, तो मुझे ये 5 के 5 पॉइंट जो हैं वो अच्छे प्रकार से मुझे प्रैक्टिस कर लेने हैं। प्रॉम्प्टिंग कैसे करते हैं, सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन कैसे करते हैं, रीडायरेक्टिंग कैसे करते हैं, रीफोकसिंग कैसे करते हैं, इनक्रिटिकल क्रिटिकल अवेयरनेस जो है वो किस प्रकार से की जाती है। तो इस प्रकार से जो है वो पाठ योजना तैयार करते हैं हम इसकी। तो उम्मीद करता हूं आप लोग आसानी से समझ पाए होंगे आज का जो हमने कंसेप्ट उठाया था प्रोबिंग क्वेश्चंस नामक स्किल के ऊपर। अगर हम इस स्किल को अपनी टीचिंग में इंक्लूड कर लें, जब हम अध्यापन करते हैं और जब हमें प्रश्न पूछने होते हैं, और हमें इन्हीं कंपोनेंट को अगर यूज करें, तो उम्मीद करिए दोस्त, विश्वास करिए सभी, कि हम अपनी टीचिंग को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे। इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे अभी धीरे धीरे, और अन्य जो महत्वपूर्ण जो स्किल्स हैं उनको भी हम साथ साथ जो करेंगे, और फिर अंत में जाकर सभी के सभी स्किल्स को इकट्ठा करके और एक प्रभावशाली शिक्षण कैसा दिखाई देता है वो भी आप लोगों को दिखाया जाएगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दे दीजिए। मैं, आप लोग देख रहे थे कुलदीप बिरवाल, लेक्चरर इन कॉमर्स। आप सबका समय समय पर इस प्रकार की वीडियो लेकर आने वाला साथी, जो आपके अंदर जो है वो किसी न किसी प्रकार की इम्प्रूवमेंट को ध्यान में रखता है। विभिन्न प्रकार के टीचिंग टूल्स आपने जो है वो हमारे YouTube चैनल पर पाए। आप सभी सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, ताकि समय समय पर आपको जो है वो अच्छे से अच्छी जानकारी भरी वीडियो मिलती रहे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।